अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम। चैप्टर नंबर 1, धारा नंबर 1, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। धारा 2, परिभाषाएं। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। परिभाषा का सामुदायिक वन संसाधन। सामुदायिक वन संसाधन से ग्राम की परंपरागत या रूढ़िगत सीमाओं के भीतर रूढ़िगत सामान्य वन भूमि या चारागाही समुदायों की दशा में भू परिदृश्य का मौसमी उपयोग अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत आरक्षित वन, संरक्षित वन और संरक्षित ऐसे क्षेत्रों की भूमि जैसे अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान जिन पर समुदायों की परंपरागत पहुंच थी। परिभाषा खा संकटपूर्ण वन्य जीव आवास। संकटपूर्ण वन्य जीव आवास से राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जहां वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर मामलेवार विनिर्दिष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से यह स्थापित किया गया है कि ऐसे क्षेत्र वन्य जीव संरक्षण के प्रयोजनों के लिए अनतिक्रांत रखे जाने के लिए अपेक्षित हैं, जैसा कि केंद्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा ऐसी विशेषज्ञ समिति से परामर्श की खुली प्रक्रिया के पश्चात अवधारित और अधिसूचित किया जाए, जिसमें उस सरकार द्वारा नियुक्त उस परिक्षेत्र से विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे जिसमें धारा 4 की उपधारा 1 और उपधारा 2 से उद्भूत प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के अनुसार ऐसे क्षेत्रों का अवधारण करने में जनजातीय मंत्रालय का एक प्रतिनिधि भी होगा। परिभाषा वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति। वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति से अनुसूचित जनजातियों के ऐसे सदस्य या समुदाय अभिप्रेत हैं जो प्राथमिक रूप से वनों में निवास करते हैं और जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए वनों या वन भूमि पर निर्भर हैं, और इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति चारागाही समुदाय भी हैं। वन भूमि। वन भूमि से किसी वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली किसी प्रकार की भूमि अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत अवर्गीकृत, असीमांकित विद्यमान वन या समझे गए वन, संरक्षित वन, आरक्षित वन, अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान भी हैं। वन अधिकारों से धारा 3 में निर्दिष्ट वन अधिकार अभिप्रेत है। वनग्राम। वनग्राम से ऐसी बस्तियां अभिप्रेत हैं जो किसी सरकार के वन विभाग द्वारा वन संबंधी संक्रियाओं के लिए वनों के भीतर स्थापित की गई हैं या जो वन आरक्षण प्रक्रिया के माध्यम से वन ग्रामों में संपरिवर्तित की गई हैं और जिनके अंतर्गत वन बस्ती ग्राम नियत मांग धृत ऐसे ग्रामों के लिए सभी प्रकार की वन कृषि
बस्तियां भी हैं, चाहे वे किसी भी नाम से जानी जाती हो, और इसके अंतर्गत सरकार द्वारा अनुज्ञात कृषि तथा अन्य उपयोगों के लिए भूमि भी है। अगला है परिभाषा ग्राम सभा। ग्राम सभा से ऐसी ग्राम सभा अभिप्रेत है जो ग्राम के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनेंगी। ऐसे राज्यों की दशा में जिनमें कोई ग्राम पंचायत नहीं है, पाड़ा, टोला और ऐसी अन्य परंपरागत ग्राम संस्थाएं और निर्वाचित ग्राम समितियां भी हैं जिनमें महिलाओं की पूर्ण और अनिर्बंधित भागीदारी भी है। यह है परिभाषा आवास। आवास के अंतर्गत ऐसा क्षेत्र भी है जिसमें आदिम जनजाति समूहों और कृषि पूर्व समुदायों और अन्य वन निवासी अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित वनों और संरक्षित वनों में परंपरागत आवास और ऐसे अन्य आवास सम्मिलित हैं। जहाँ परिभाषा है गौण वन उत्पाद। गौण वन उत्पाद के अंतर्गत मूल के सभी गैर इमारती वन उत्पाद हैं जिनमें बांस, झाड़, झंखाड़, खूंड, ठूंठ, बैंत, तुषार, कोया, शहद, मोम, लाख, तेंदू, केंदू पत्ते, औषधीय पौधे और जड़ी बूटियां, मूल कंद और इसी प्रकार के उत्पाद सम्मिलित हैं। यहाँ है परिभाषा नोडल अभिकरण। नोडल अभिकरण से धारा 11 में विनिर्दिष्ट नोडल अभिकरण अभिप्रेत है। क्या है अधिसूचना? अधिसूचना से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है। विहित विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत। अनुसूचित क्षेत्र। ढा है अनुसूचित क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्र से संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड 1 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र अभिप्रेत है। सतत उपयोग। ढा सतत उपयोग है। सतत उपयोग का वही अर्थ होगा जो जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 2 के खंड अड़ा में है। अड़ा है अन्य परंपरागत वन निवासी। अन्य परंपरागत वन निवासी से ऐसा कोई सदस्य या समुदाय अभिप्रेत है जो 31 दिसंबर 2005 से पूर्व कम से कम 3 पीढ़ियों तक प्राथमिक रूप से वन या वनभूमि में निवास करता रहा है और जो जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए उन पर निर्भर है। स्पष्टीकरण। इस खंड के प्रयोजन के लिए पीढ़ी से 25 वर्ष की अवधि अभिप्रेत है। खंडता है ग्राम। ग्राम से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं। पार्ट 1 पंचायत उपबंध अधिनियम 1996 की धारा 4 के खंड खा में निर्दिष्ट कोई ग्राम। पार्ट 2 अनुसूचित क्षेत्रों से भिन्न पंचायतों से संबंधित किसी राज्य विधि में ग्राम के रूप में निर्दिष्ट कोई क्षेत्र। खंड 3 वन ग्राम पुरातन निवास या बस्तियां और असर्वेक्षित ग्राम चाहे वे ग्राम के रूप में अधिसूचित हों या नहीं। खंड 4 उन राज्यों की दशा में जहां पंचायतें नहीं हैं, पारंपरिक ग्राम चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हो। खंड था वन्य पशु। वन्य पशु से वन्य जीव अधिनियम 1972 की अनुसूची में अनुसूची 1 से 4 में निर्दिष्ट पशु की ऐसी प्रजातियां अभिप्रेत हैं जो प्रकृति में वन्य के रूप में पाई जाती हैं।
चैप्टर 1 में एक शब्द बार बार आ रहा है, अभिप्रेत। अभिप्रेत का दूसरा अर्थ है तात्पर्य। अब देखते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 है वन अधिकार। धारा 3, वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकार। पहला, धारा 3 का की धारा 1, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के सभी वन भूमि पर निम्नलिखित वन अधिकार होंगे, जो व्यक्तिगत या सामुदायिक, भूधृत या दोनों को सुरक्षित करते हैं। खंड का, वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों के किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों द्वारा निवास के लिए या जीविका के लिए स्वयं खेती करने के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक अधिभोग के अधीन वन भूमि को धारित करने और उसमें रहने का अधिकार। खंड खा, निस्तार के रूप में सामुदायिक अधिकार, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, जिनके अंतर्गत तत्कालीन राजाओं के राज्यों, जमींदारी या ऐसे अन्य मध्यवर्ती शासनों में प्रयुक्त अधिकार भी हैं। खंड ग, गौड़ वन उत्पादों के जिनका गांव की सीमा के भीतर या बाहर पारंपरिक रूप से संग्रह किया जाता रहा है, स्वामित्व संग्रह करने के लिए पहुंच, उनका उपयोग और बयान करने का अधिकार रहा है। खंड घ, यायावरी या चारागाही समुदायों की मत्स्य और जलाशयों के अन्य उत्पाद, चारागाह के उपयोग या उन पर हकदारी और पारंपरिक मौसमी संसाधनों तक पहुंच के अन्य सामुदायिक अधिकार। खंड अंगा, वे अधिकार जिनके अंतर्गत आदिम जनजाति समूहों और कृषि पूर्व समुदायों के लिए गृह और आवास की सामुदायिक भूधृतियां भी हैं। खंड चा, किसी ऐसे राज्य में जहां वे दावे विवादग्रस्त हैं, किसी नाम पद्धति के अधीन विवादित भूमि में या उस पर के अधिकार। खंड छ, वन भूमि पर हक के लिए किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी राज्य सरकार द्वारा जारी पट्टों या धृतियां या अनुदानों के संपरिवर्तन के अधिकार। खंड जा, वन भूमि पर हक के लिए किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी राज्य सरकार द्वारा जारी पट्टों या धृतियों या अनुदानों के संपरिवर्तन के अधिकार। खंड जा, वनों के सभी वन ग्रामों, पुराने आवासों, असर्वेक्षित ग्रामों और अन्य ग्रामों के बसने और संपरिवर्तन के अधिकार, चाहे वे राजस्व ग्रामों में लेखबद्ध हों, अधिसूचित हों अथवा नहीं। खंड झा, ऐसे किसी सामुदायिक वन संसाधन का संरक्षण, पुनरुज्जीवित या संरक्षित या प्रबंध करने का अधिकार, जिसकी वे सतत उपयोग के लिए परंपरागत रूप से संरक्षा और संरक्षण कर रहे हैं। खंडयां, ऐसे अधिकार जिनको किसी राज्य की विधि या किसी स्वशासी जिला परिषद या स्वशासी क्षेत्रीय परिषद की विधियों के अधीन मान्यता दी गई है, या जिन्हें किसी राज्य की संबंधित जनजाति की किसी पारंपरिक या रूढ़िगत विधि के अधीन जनजातियों के अधिकारों के रूप में स्वीकार किया गया है। खंड टा,
जैव विविधता तक पहुंचने का अधिकार और जैव विविधता तथा सांस्कृतिक विविधता से संबंधित बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान का समुदाय अधिकार। खंड ठा कोई ऐसा अन्य पारंपरिक अधिकार जिसका यथास्थिति वन में निवास करने वाली उन अनुसूचित जनजातियों या अन्य परंपरागत वन निवासियों द्वारा रूढ़िगत रूप से उपभोग किया जा रहा है, जो खंडका से खंडटा में वर्णित हैं, किंतु उनमें किसी प्रजाति के वन्य जीव का शिकार करने या उन्हें फंसाने या उनके शरीर का कोई भाग निकालने का परंपरागत अधिकार नहीं है। खंड डा यथावत पुनर्वास का अधिकार, जिसके अंतर्गत उन मामलों में आनुकल्पिक भूमि भी है जहां अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को 13 दिसंबर 2005 के पूर्व किसी भी प्रकार की वन भूमि से पुनर्वास के उनके वैध हक प्राप्त किए बिना अवैध रूप से बेदखल या विस्थापित किया गया है। उपधारा 2 वन संरक्षण अधिनियम 1980 में किसी बात के होते हुए भी केंद्रीय सरकार द्वारा व्यवस्थित निम्नलिखित सुविधाओं के लिए वन भूमि के परिवर्तन का उपबंध करेंगी, जिसके अंतर्गत प्रति हेक्टेयर 75 से अनधिक पेड़ों का गिराया जाना भी है, अर्थात विद्यालय, औषधालय या अस्पताल, आंगनबाड़ी, उचित कीमत की दुकानें, विद्युत और दूर संचार लाइनें, टंकियां और अन्य लघु जलाशय, पेयजल की आपूर्ति और जल पाइपलाइनें, जल या वर्षा जल संचयन संरचनाएं, लघु सिंचाई नहरें, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, कौशल उन्नयन या व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, सड़कें और सामुदायिक केंद्र। परंतु वन भूमि के ऐसे परिवर्तन को तभी अनुज्ञात किया जाएगा जब इस उपधारा में वर्णित प्रयोजनों के लिए परिवर्तित की जाने वाली वन भूमि ऐसे प्रत्येक मामले में 1 हेक्टेयर से कम है और ऐसी विकासशील परियोजनाओं की अनापत्ति इस शर्त के अधीन रहते हुए होगी कि उसकी सिफारिश ग्राम सभा द्वारा की गई हो। चैप्टर नंबर 3 वन अधिकारों की मान्यता, उनका पुनः स्थापन और निहित होना तथा संबंधित विषय। धारा 4 वन में निवास करने वाले अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकारों की मान्यता और उनका निहित होना। उपधारा धारा 4 की उपधारा 1 तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए केंद्रीय सरकार खंड का ऐसे राज्यों या राज्यों के उन क्षेत्रों में वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों जहां उन्हें धारा 3 में उल्लिखित सभी वन अधिकारों की बाबत अनुसूचित जनजातियों के रूप में घोषित किया गया है। धारा 4 की उपधारा 1 खंड खा धारा 3 में उल्लिखित सभी वन अधिकारों की बाबत अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता प्रदान करती है और उनमें निहित करती है। धारा 4
की उपधारा 2 राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के संकटग्रस्त वन्य जीव आवासों में इस अधिनियम के अधीन मान्यता प्राप्त वन अधिकारों पश्चातवर्ती रूप में रूपांतरित या पुनः स्थापित किया जा सकेगा, परंतु किसी भी वन अधिकार धारक को पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा या किसी भी रीत में उनके अधिकारों पर वन्य जीव संरक्षण के लिए अनतिक्रांत क्षेत्रों के सृजन के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करने की दशा में के सिवाय प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात खंड धारा 4 की उपधारा 2 का खंड का विचाराधीन सभी क्षेत्रों में धारा 6 में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारों की मान्यता और निहित करने की प्रक्रिया पूरी हो। खंड खा राज्य सरकार से संबद्ध अभिकरणों द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह स्थापित किया गया है कि अधिकारों के धारकों की उपस्थिति के वन्य पशुओं पर क्रियाकलाप या प्रभाव अपरिवर्तनीय नुकसान करने के लिए पर्याप्त हैं और उक्त प्रजाति के अस्तित्व और उनके निवास के लिए खतरा है। खंडगा राज्य सरकार यह निष्कर्ष निकाल चुकी है कि सह अस्तित्व जैसे अन्य युक्त विकल्प उपलब्ध नहीं है। खंडगा एक पुनर्व्यवस्थापन या अनुकल्पी पैकेज तैयार और संसूचित किया गया है जो प्रभावित व्यष्टियों और समुदायों के लिए सुनिश्चित जीविका का उपबंध करता है और ऐसे प्रभावित व्यष्टियों और समुदायों की केंद्रीय सरकार की सुसंगत विधियों और नीति में दी गई अपेक्षाओं को पूरा करने की व्यवस्था करता है। खंडगा प्रस्तावित पुनर्व्यवस्थापन और पैकेज के लिए संबद्ध क्षेत्रों में ग्राम सभाओं की स्वतंत्र सूचित सहमत लिखित में प्राप्त कर ली गई है। खंड 4 कोई पुनर्व्यवस्थापन तभी होगा जब पुनर्वास आवास्थान पर सुविधाएं और भूमि आवंटन वायदा किए गए पैकेज के अनुसार पूरी की गई हों, परंतु संकटग्रस्त वन्य जीव आवास जिससे अधिकार धारकों को इस प्रकार वन्य जीव संरक्षण के प्रयोजनों के लिए पुनः स्थापित किया जाता है, पश्चातवर्ती रूप से राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या किसी एकक द्वारा किसी अन्य उपयोगों के लिए अपरिवर्तित नहीं किया जाएगा। धारा 4 की उपधारा 3 वन भूमि और उसके निवासियों की बाबत किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को इस अधिनियम के अधीन वन अधिकारों की मान्यता देना और उनका निहित किया जाना इस शर्त के अधीन होगा कि ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों या फिर अन्य परंपरागत वन निवासियों ने 13 दिसंबर 2005 से पूर्व वन भूमि अधिभोग में ले ली थी। धारा 4 की उपधारा 4 उपधारा 1 में प्रदत्त कोई अधिकार वंशागत होगा किंतु संक्रमणीय या अंतरणीय नहीं होगा और विवाहित व्यक्तियों की दशा में पति पत्नी दोनों के नाम में संयुक्त रूप से और यदि किसी घर का मुखिया एकल व्यक्ति है तो एकल मुखिया के नाम में रजिस्ट्रीकृत होगा तथा सीधे वारिस की अनुपस्थिति में वंशागत अधिकार अगले निकटतम संबंधी को चला जाएगा।
धारा 4 की उपधारा 5 जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय किसी वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति या अन्य परंपरागत वन निवासियों को कोई सदस्य उसके अधिभोगाधीन वन भूमि से तब तक बेदखल नहीं किया जाएगा या हटाया नहीं जाएगा जब तक कि मान्यता और सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है। उपधारा 6 जहां उपधारा 1 द्वारा मान्यता प्राप्त और निहित वन अधिकार धारा 3 की उपधारा 1 के खंड का में वर्णित भूमि के संबंध में है, वहां ऐसी भूमि इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को किसी व्यष्टि या कुटुंब या समुदाय के अधिभोग अधीन होगी और ऐसी भूमि वास्तविक अधिभोग के अधीन क्षेत्र तक निर्बंधित होगी और किसी भी दशा में इसका क्षेत्र 4 हेक्टेयर से अधिक का नहीं होगा। उपधारा 7 वन अधिकार सभी विलंगमों और प्रक्रिया संबंधी अपेक्षाओं से मुक्त रूप में प्रदत्त किया जाएगा, जिसमें वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अधीन अनापत्ति इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट के सिवाय वन भूमि में अपयोजन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य और प्रतिकारात्मक वन रोपण का समुदाय करने की अपेक्षा सम्मिलित है। उपधारा 8 इस अधिनियम के अधीन मान्यता प्राप्त और निहित वन अधिकारों में वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन भूमि अधिकार सम्मिलित होंगे, जो यह साबित कर सकते हैं कि वे राज्य विकास हस्तक्षेप के कारण भूमि प्रतिकर के बिना उनके निवास और खेती से विस्थापित किए गए थे और जहां भूमि का उपयोग उक्त अर्जन से 5 वर्ष के भीतर उस प्रयोजन के लिए नहीं किया गया है जिसके लिए वह अर्जित की गई थी। धारा 5 वन अधिकारों के धारकों के कर्तव्य। किसी वन अधिकार के धारकों उन क्षेत्रों में जहां इस अधिनियम के अधीन इन्हीं वन अधिकारों के धारक हैं, ग्राम सभा और ग्राम स्तर की संस्थाएं निम्नलिखित के लिए सशक्त हैं। खंड का वन्य जीव वन और जैव विविधता का संरक्षण करना। खंड का यह सुनिश्चित करना कि लगा हुआ जलागम क्षेत्र, जल स्रोत और अन्य पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र पर्याप्त रूप से संरक्षित हैं। खंड का यह सुनिश्चित करना है कि वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों का निवास किसी प्रकार के विनाशकारी व्यवहारों से संरक्षित है जो उनकी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को प्रभावित करती हैं। खंडगा यह सुनिश्चित करना कि सामुदायिक वन संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करने और ऐसे किसी क्रियाकलाप को रोकने के लिए जो वन्य जीव वन और जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, ग्राम सभा में लिए गए विनिश्चयों का पालन किया जाता है। चैप्टर 4 वन अधिकारों को निहित करने के लिए प्राधिकारी और प्रक्रिया। धारा 6 वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों
और अन्य परंपरागत वन निवासियों में वन अधिकारों को निहित करने के लिए प्राधिकारी और उसकी प्रक्रिया। उपधारा 1 ग्राम सभा को ऐसे किसी व्यष्टिक या सामुदायिक वन अधिकारों या दोनों की प्रकृति और सीमा को अवधारित करने के लिए प्रक्रिया आरंभ करने का प्राधिकार होगा जो इस अधिनियम के अधीन इसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को दावे स्वीकार करते हुए उनके समेकन और सत्यापन तथा ऐसी रीत में जो विहित की जाए सिफारिश किए गए प्रत्येक दावे के क्षेत्र को अंकित करते हुए मानचित्र तैयार करके दिए जा सकेंगे और तब ग्राम सभा उस आशय का संकल्प पारित करेगी तथा उसके पश्चात उसकी एक प्रति उपखंड स्तर की समिति को अग्रेसित करेगी। उपधारा 2 ग्राम सभा के संकल्प से व्यथित कोई व्यक्ति उपधारा 3 के अधीन गठित उपखंड स्तर की समिति को कोई याचिका दे सकेगा और उपखंड स्तर की समिति ऐसी याचिका पर विचार करेगी और उसका निपटारा करेगी। परंतु प्रत्येक ऐसी याचिका ग्राम सभा द्वारा संकल्प पारित करने की तारीख से 60 दिन के भीतर दी जाएगी। परंतु यह और कि ऐसी याचिका का व्यथित व्यक्तियों के विरुद्ध निपटारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उन्हें अपने मामले को प्रस्तुत करने के लिए युक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो। उपधारा 3 राज्य सरकार ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प की परीक्षा करने के लिए एक उपखंड स्तर की समिति का गठन करेगी और वन अधिकारों का अभिलेख तैयार करेगी तथा इससे उपखंड अधिकारी के माध्यम से अंतिम विनिश्चय के लिए जिला स्तर की समिति को अग्रेसित करेगी। धारा 6 की उपधारा 4 उपखंड स्तर की समिति के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति उपखंड स्तर की समिति के विनिश्चय की तारीख से 8 दिन के भीतर जिला स्तर की समिति को कोई याचिका दे सकेगा और जिला स्तर की समिति ऐसी याचिका पर विचार करेगी और उसका निपटारा करेगी। परंतु ग्राम सभा के संकल्प के विरुद्ध कोई याचिका जिला स्तर की समिति के समक्ष सीधे तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि वह पहले उपखंड स्तर की समिति के समक्ष न दी गई हो और उसके द्वारा उस पर विचार न कर लिया गया हो। परंतु यह और कि याचिका व्यथित व्यक्तियों के विरुद्ध निपटारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उन्हें अपने मामले को प्रस्तुत करने के लिए युक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो। धारा 6 की उपधारा 5 राज्य सरकार उपखंड स्तर की समिति द्वारा तैयार किए गए वन अधिकारों के अभिलेख पर विचार करने और उनका अंतिम रूप से अनुमोदन करने के लिए एक जिला स्तर की समिति का गठन करेगी। उपधारा 6 वन अधिकारों के अभिलेख पर जिला स्तर की समिति का विनिश्चय अंतिम और आबद्धकर होगा। उपधारा 7 राज्य सरकार वन अधिकारों को मान्यता देने और उन्हें निहित करने की प्रक्रिया को मॉनिटर करने और ऐसी विवरणियों और रिपोर्टों को जो उस अभिकरण द्वारा मांगी जाएं नोडल अभिकरण को प्रस्तुत करने के लिए एक राज्य स्तर की मॉनिटरी समिति का गठन करेगी। उपधारा 8 उपखंड स्तर की समिति जिला स्तर की समिति और राज्य स्तर की मॉनिटरी समिति में राज्य सरकार के राजस्व विभाग वन विभाग और जनजातीय मामले विभाग के अधिकारी और समुचित स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के 3 सदस्य होंगे जिन्हें संबंधित पंचायती राज संस्थाओं द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जिनमें से 2 सदस्य अनुसूचित जनजातियों के होंगे और कम से कम एक महिला होगी जैसा विहित किया जाए। उपधारा 9
उपखंड स्तर की समिति, जिला स्तर की समिति और राज्य स्तर की मॉनिटरी समिति की संरचना और कृत्य तथा उनके द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया वह होगी जो विहित की जाए। चैप्टर 5 अपराध और शास्तियाँ। अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन्य निवासियों के अधिनियम की धारा 7 इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरणों और समितियों के सदस्यों या अधिकारियों द्वारा अपराध, जहां कोई प्राधिकरण या समिति या ऐसे प्राधिकरण या समिति का कोई अधिकारी या सदस्य इस अधिनियम या उसके अधीन वन अधिकारों की मान्यता से संबंधित बनाए गए किसी नियम के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो वह या वे इस अधिनियम के अधीन अपराध के दोषी समझे जाएंगे और अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और जुर्माना से जो 1000 रुपये तक हो सकेगा दंडित किए जाने के भागी होंगे। परंतु इस उपधारा की कोई भी बात इस धारा में निर्दिष्ट प्राधिकरण या समिति के किसी सदस्य या विभागाध्यक्ष या किसी व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी। धारा 8 अपराधों का संज्ञान। कोई भी न्यायालय इस अधिनियम की धारा 7 के अधीन किसी अपराध का तब तक संज्ञान नहीं लेगा जब तक कि कोई वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति किसी ग्राम सभा के संकल्प से संबंधित किसी विवाद के मामले में या किसी उच्च प्राधिकारी के विरुद्ध किसी संकल्प के माध्यम से ग्राम सभा राज्य स्तर की मॉनिटरी समिति को 60 दिन से अन्यून की सूचना नहीं दे देती है और राज्य स्तर की मॉनिटरी समिति ने ऐसा प्राधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही न कर ली हो। धारा 9 प्राधिकरण आदि के सदस्यों का लोक सेवक होना। अध्याय 4 में निर्दिष्ट प्राधिकारियों का प्रत्येक सदस्य और इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने वाला प्रत्येक अन्य प्राधिकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थांतर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे। धारा 10 सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। उपधारा 1 इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी। धारा 10 की उपधारा 2 इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने वाली आशयित किसी बात के होते हुए या हो सकने वाली किसी नुकसान के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या उसके किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी। उपधारा 3 इस अधिनियम के अधीन सद्भाव पूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही अध्याय 4 में यथा निर्दिष्ट किसी प्राधिकरण जिसके अंतर्गत उसका अध्यक्ष, उसके सदस्य, सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारी भी हैं के विरुद्ध नहीं होगी। धारा 11 नोडल अभिकरण जनजाति मामलों
से संबंधित भारत सरकार का मंत्रालय या केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी या प्राधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए नोडल अभिकरण होगा। धारा 12 केंद्रीय सरकार की निर्देश जारी करने की शक्ति। अध्याय 4 में निर्दिष्ट प्रत्येक प्राधिकारी इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने और अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में ऐसे साधारण या विशेष निर्देशों के अधीन होगा जो केंद्रीय सरकार समय समय पर लिखित में दे। धारा 13 अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में होना। इस अधिनियम और पंचायत उपबंध अधिनियम 1996 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में। धारा 14 नियम बनाने की शक्ति। धारा 1 केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए नियम बना सकेगी। उपधारा 2 विशिष्टता और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे। खंड का धारा 6 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया संबंधी ब्यौरे। धारा 6 की उपधारा 1 के अधीन दावों को प्राप्त करने, उन्हें समेकित करने और उनका सत्यापन करने तथा वन अधिकारों के प्रयोग के लिए सिफारिश किए गए प्रत्येक दावे का क्षेत्र अंकित करते हुए मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया और उस धारा की उपधारा 2 के अधीन उपखंड समिति को याचिका देने की रीत। खंड का धारा 6 की उपधारा 8 के अधीन उपखंड स्तर की समिति, जिला स्तर की समिति और राज्य स्तर की मॉनिटरी समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले राज्य सरकार के राजस्व विभाग, वन विभाग और जनजाति मामले विभाग के अधिकारियों का स्तर। खंड घ धारा 6 की उपधारा 9 के अधीन उपखंड स्तर की समिति, जिला स्तर की समिति और राज्य स्तर की मॉनिटरी समिति की संरचना और उसके कृत्य तथा उनके द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। खंड अंगा कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए कि अपेक्षित है या विहित किए जाएं। उपधारा 3 इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा 2 या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, तो वह नियम ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात वह नियम यथास्थित केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा। तथापि ऐसे किसी परिवर्तन या निष्प्रभाव होने से उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।